दिस इज़ मंजू शर्मा, CS एंड CA में स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं LLP फॉर्म नंबर 4D। ये फॉर्म कैसे फाइल होता है, कब फाइल होता है, कौन कौन से सेक्शन एंड रूल्स हैं इस फॉर्म के लिए। आइए चलते हैं एक नोटिफिकेशन के तरफ, जिसके तहत इस फॉर्म को बेसिकली क्या रूल्स एंड क्या कब ये फाइल होगा ये बताया गया है। एक नोटिफिकेशन आया था 27 अक्टूबर 2023 में MCA का, जिसमें इस रूल्स को स्पेसिफाई करा था कि कब एप्लीकेबिलिटी इसकी अराइज होगी और क्या क्या इसके रूल्स हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए और इस सेक्शन और रूल्स को समझने के लिए ना हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। मेजरली इस पूरे सेक्शन में, जो कि सेक्शन 23 है, इसको गवर्न करता है, और जो रूल्स है, दो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियली ओनर। इन दोनों में अंतर क्या होता है, रजिस्टर्ड ओनर या फिर लीगल ओनर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, रजिस्टर्ड ओनर refers to a person whose name is entered in the register of partner of the LLP and thus known as the partner of the LLP. The registered owner is not entitled for any monetary benefits and he is just holding contribution in the basically LLP. He is the person whose name comes in the annual return. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, रजिस्टर्ड ओनर का मतलब हो गया एक वो पार्टनर जिसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ पार्टनर में जस्ट एंटर्ड है। फॉर द सेक ऑफ नेम, उसका नेम जो है रजिस्टर ऑफ पार्टनर में एंट्री कर रखी है। बट अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट्स की मैं बात करूं, उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स कोई भी नहीं मिलने वाले इस LLP में। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर होता है, it refers to a person who enjoys the right of ownership in contribution and he enjoys the monetary benefits in the LLP। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बेनिफिट मतलब एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा इंसान जिसको बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर बेसिकली बेनिफिशियल इंटरेस्ट वेस्टेड विद द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बेनिफिशियल पार्टनर, मतलब राइट टू रिसीव बेनिफिट्स फॉर द कंट्रीब्यूशन हेल्ड बाय अनदर पार्टी, दैट इज कॉल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उसके पास, पेरेंट्स के पास अपना एक घर है। अब उन पेरेंट्स के पास उनका एक बेटा भी है। घर जो है पेरेंट्स के नाम पर है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, रजिस्टर्ड ओनर इस केस में पेरेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो पेरेंट्स के नाम पर है। बट जो घर है, लेट्स से वो रेंट आउट कर रखा है, और जो रेंट आएगा ना, रेंट पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा रिसीव करेगा। तो मतलब इस घर का जो बेनिफिट है, मतलब जो भी रेंट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वो बेटा रिसीव करेगा। तो इस केस में बेटा जो हो गया वो बेनिफिशियल ओनर हो गया, और रजिस्टर्ड ओनर मतलब जिसके नाम पे पेपर्स है, जिसके नाम पर बेसिकली एंटाइटलमेंट है, जो मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी को अगर सेल करना है या फिर लीज पर देना है, इसका जो डिसीजन है, इसका जो कंट्रोल है, वो पेरेंट्स के पास है, बिकॉज रजिस्टर्ड ओनर वो है। अगर मैं बात करूँ, इसमें सिर्फ बेनिफिट बेटे को रेंट का हो रहा है, उसका जो नेम है, बेटे का नेम कहीं पर भी पेपर्स में नहीं है। इन दिस केस बेटा जो होगा वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा, और जो पेरेंट्स होंगे वो रजिस्टर्ड ओनर कहलाएंगे। आई थिंक इस छोटे से एग्जांपल से ना क्लियर हुआ होगा कि रजिस्टर्ड ओनर क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। ऐसे ही LLP में भी क्या होता है, दो
बेसिकली यहाँ पर पर्सन होंगे जिसका मतलब रजिस्टर ऑफ, जैसे हम कंपनी के केस में रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर रजिस्टर ऑफ पार्टनर हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब उस रजिस्टर ऑफ पार्टनर में जिसके नाम पर एंट्री हो रखी है, बट अगर बेनिफिट कोई और ले रहा है, सो बेसिकली वो बेनिफिशियरी ओनर कहलाएगा। आइए समझते हैं इसका सेक्शन, गवर्निंग सेक्शन कौन सा है और गवर्निंग रूल कौन सा है। गवर्निंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन 23 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स को बताता है। अब इसमें बेसिकली है क्या, अगर आप नीचे देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, मतलब ये जो सेक्शंस हैं इसमें 4 सब क्लॉज दे रखे हैं। अब वो 4 सब प्रोविज़ो क्या बात करते हैं, अगर मैं मोटी मोटी भाषा में, बिकॉज़ ये सारा का सारा लॉ में लिखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब एक्ट में लिखा हुआ है, सो अगर मैं मोटा मोटा मैं बात करूँ, ये सिर्फ सेक्शन बात करता है कि जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की, या जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी एलएलपी और इसके पार्टनर्स की, ये सारे के सारे गवर्न करेंगे थ्रू एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, क्या ड्यूटीज़ होने वाली है, क्या बेसिकली राइट्स होने वाले हैं, मतलब पार्टनर और उस एलएलपी के साथ में। सो ये एक एग्रीमेंट में लिखे जाएंगे, वो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या क्लॉजेज होंगे, ये सारा का सारा सेक्शन 1 बोलता है। अगर कुछ चेंजेस करने तो चेंजेस भी सारा का सारा इसमें हम मेंशन करेंगे इस एग्रीमेंट में। सो ये सारे के सारे सेक्शन 1 से लेके, मतलब सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 से लेके 4 तक ये सारा का सारा रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स को गवर्न करता है। इसी को गवर्न करते हुए इस फॉर्म 4D की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब हम बात करते हैं गवर्निंग रूल्स कौन सा है इसके। सो अभी जैसा हमने बात करा, एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला था अक्टूबर 2023 में, बट फॉर्म आने में थोड़ा सा डिले हुआ। आई थिंक एमसीए ने कुछ सर्कुलर भी निकाले थे प्रीवियसली, और इसको फॉर्म को फाइल करने के लिए डेट भी एक्सटेंड करी थी। 1 जुलाई 2024 तक का एक्सटेंशन दिया था। विदाउट एनी लेट फीस आप फॉर्म फाइल कर सकते थे, और जून में ये फॉर्म लॉन्च हुआ था। अगर मैं बात करूं इसके जो रूल्स हैं, गवर्निंग रूल्स हैं, वो क्या हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली रूल बोलता क्या है। डिटेल में अगर आपको रूल पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन रेफ़र कर सकते हैं। सो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, रूल 22A क्या बोलता है। रूल 22A बात करता है रजिस्टर ऑफ पार्टनर की, मतलब जैसे ही आपकी एक एलएलपी बनती है आपको एक रजिस्टर ऑफ पार्टनर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हम कंपनी के केस में करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर या फिर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, हमें एक मेंटेन करना पड़ता है कि कौन कौन हमारे शेयर होल्डर हैं। यहाँ पर सेम वे में एक हमें रजिस्टर ऑफ पार्टनर मेंटेन करना पड़ेगा। अब उस केस में क्या है, हमारा जो फॉर्म यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, फॉर्म 4A, मतलब आपको रजिस्टर ऑफ पार्टनर फॉर्म 4A में प्रिपेयर करना है। अब न्यू एलएलपी के केस में, बिकॉज हमारा जो एक्ट है ये 2008 में आया है, और ये जो रूल आया है हमारा 2023 में आया है, नवंबर 2023 में आया है। तो अब उससे पहले की जो एलएलपी होंगी वो कब करेंगी, मतलब फॉर न्यू एलएलपी जिस दिन से आपका डेट इनकॉर्पोरेशन होगा तब से आपको प्रिपेयर करना है ये रजिस्टर ऑफ पार्टनर फॉर्म 4A में। बट इससे पहले की जो भी एलएलपी है, मतलब नवंबर 2023 से अक्टूबर 2023 से पहले जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एलएलपी है, सो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, मतलब 25 नवंबर 2023 तक आपको ये रजिस्टर ऑफ पार्टनर इन फॉर्म 4A प्रिपेयर करना है। और अगर कोई भी चेंज होता है, मतलब चाहे न्यू एलएलपी है चाहे एग्जिस्टिंग एलएलपी है, कोई भी अगर आप चेंजेस करते हो रजिस्टर ऑफ पार्टनर में, वो आपको विद इन 7 डेज में इस रजिस्टर ऑफ पार्टनर में इनकॉर्पोरेट करना है। इसके अलावा अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन होता है, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर इशू करती है, तो हमें उस ऑर्डर का मेंशन ज़रूर करना है
कि ये जो चेंज हो रहा है इस फला फला कॉम्पिटेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में ये चेंजेस हुआ है। अब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, सिर्फ और सिर्फ रूल 22A जो कि रजिस्टर ऑफ पार्टनर है, वो क्या बात करता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि मुझे एक फॉर्म 4A में रजिस्टर ऑफ पार्टनर प्रिपेयर करना है। एंड जो प्रिपेयर करना है, अगर न्यू LLP होगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से करना है, और अगर एग्जिस्टिंग LLP है तो 25 नवंबर 2023 से मेरे को प्रिपेयर करना है। और अगर कोई भी चेंजेस होंगे इसमें तो 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज वो मेरे को इसमें रिकॉर्ड करना है रजिस्टर ऑफ पार्टनर में। अब अगर मैं बात करूँ रजिस्टर ऑफ पार्टनर की फील्ड्स क्या होंगी, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे हम कंपनी के केस में करते हैं वैसे ही यहाँ पर बहुत बेसिक डिटेल्स अभी LLP रजिस्टर ऑफ पार्टनर में मेंशन करनी है। कौन कौन सी वो डिटेल होंगी, जैसे नेम ऑफ द पार्टनर हो गया, नेम ऑफ द पार्टनर में उसकी सारी बेसिक डिटेल्स कवर होंगी। एंड देन डेट ऑफ बिकमिंग पार्टनर, किस डेट को आपका वो पार्टनर बना है, और अगर कल को वो सीज्ड होता है, कल को अगर वो LLP छोड़ के जाता है तो डेट ऑफ सेसेशन भी डालना है। इसके अलावा अमाउंट एंड नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन भी डालना है, और अगर कोई और भी इंटरेस्ट है उसका तो वो भी हमें मेंशन करना है। यहाँ पर अमाउंट और नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो पार्टनर है कंट्रीब्यूशन लेकर आया है, क्या वो कैश में लेकर आया है, टैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स है, किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो कंट्रीब्यूशन लेकर आया है वो हमें नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल 22A, जिसमें आपको एक रजिस्टर ऑफ पार्टनर मेंटेन करना है। नाउ रूल 22B, declaration in respect of beneficial interest in any contribution. So now rule 22B and rule 22B is very important because इसी के बेसिस पर हमारा फॉर्म 4D बनेगा। अगर मैं बात करूँ रूल 22B क्या बोलता है, ये बेसिकली जैसे अभी हम ऊपर बढ़कर आए थे रजिस्टर्ड पार्टनर एंड बेनिफिशियरी पार्टनर, सो इन दोनों को एक डिक्लेरेशन देनी होती है। डिक्लेरेशन कौन किसको देगा, कैसे देगा, समझते हैं। जैसे 22B में क्या बात कर रहा है वो, पर्सन्स नेम इन रजिस्टर ऑफ पार्टनर बट नॉट होल्डिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब मैंने रजिस्टर ऑफ पार्टनर बनाया, उस रजिस्टर ऑफ पार्टनर में मेरा नाम है पर मैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करती हूँ, राइट। सो उस केस में क्या होगा, मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 4B। स्पेसिफाइड एक फॉर्मेट दे रखा है कि आपको इसमें डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन कब तक देनी है, विद इन 30 डेज। 30 डेज जब से मेरा ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा बेसिकली। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे कि ये कैसे फॉर्म बेसिकली क्या बेसिकली डिटेल्स होंगी या कैसे ये इंटरेस्ट अराइज होगा। तो रूल 22B का फर्स्ट जो है बात करता है कि अगर किसी भी पार्टनर का रजिस्टर ऑफ पार्टनर में नेम है बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता तो डिक्लेरेशन वो फॉर्म 4B में देगा। और रूल B जो बोलता है 22B सब रूल 2 बोलता है अगर कोई भी बेनिफिशियली इंटरेस्ट होल्ड करता है बट उसका जो नेम है वो रजिस्टर ऑफ पार्टनर में नहीं है, सो वाइस वर्सा है ऊपर वाले का। सो ये जो डिक्लेरेशन देगा वो देगा फॉर्म 4C में। सेम टाइम लिमिट है। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ एक LLP है, उसमें मेरे 2 पार्टनर हैं, मिस्टर P एंड मिस्टर Q। ये दोनों मैंने रजिस्टर ऑफ पार्टनर में एंट्री कर रखी है, ये मेरे ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ पार्टनर में एंटर्ड है। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ ये मेरी 1 जुलाई 2024 को बनी है LLP XYZ LLP, जिसमें ये दोनों पार्टनर हैं विद द 70% एंड 30% कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर क्यू अपॉइंट करते हैं मिस्टर R को, बेनिफिशियल पार्टनर को, कि जो भी बेनिफिट होगा इस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में वो मिस्टर R लेगा। अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं, बस मिस्टर P ने यहाँ पर कोई बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल पार्टनर अपॉइंट नहीं करा, तो इस केस में मिस्टर P जो है वो कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देंगे।
अब हम बात हैं मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ा ना पीछे वाले रूल में, पर्सन्स नेम इन रजिस्टर ऑफ पार्टनर बट नॉट होल्डिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब मिस्टर क्यू का नाम जो है रजिस्टर ऑफ पार्टनर में, बट जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो किसके नाम पर है? क्यू के नाम पर है। अगेन रेंट वाला एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर जैसे रजिस्टर पार्टनर कौन होगा? पेरेंट्स होंगे, और यहाँ पर उनका बेटा होगा। सो यहाँ पर भी यही केस सेम अप्लाई होता है। मिस्टर क्यू जो है वो डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म 4B में XYZ लिमिटेड को। मिस्टर क्यू जो डिक्लेरेशन देंगे उसमें मिस्टर आर की डिटेल मेंशन करेंगे कि मैंने बेनिफिशियल ओनर अपॉइंट करा है और ये उसके डिटेल्स हैं। सेम वे मिस्टर आर जो है XYZ LLP को डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म 4C में। जब वो ये डिक्लेरेशन देंगे तो वो मिस्टर क्यू के बारे में डिस्क्राइब करेंगे ये मिस्टर क्यू की डिटेल्स है जो कि रजिस्टर्ड पार्टनर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कौन किसकी डिक्लेरेशन देगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है इस एग्जाम्पल के बारे में। मिस्टर क्यू विल फाइल अ डिक्लेरेशन टू XYZ लिमिटेड इन फॉर्म 4B by mentioning the details of Mr. R, and Mr. R will file declaration in form 4C by mentioning the details of Mr. Q, and then जब मिस्टर Q एंड R से डिक्लेरेशन आ जाएगी, जिस डेट को आएगी उस डेट से विद इन 30 डेज में ये XYZ LLP को फॉर्म नंबर 4D मतलब LLP 4D फॉर्म फाइल करना है, ये दोनों डिक्लेरेशन अटैच करके। एंड मिस्टर P के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं जाएगी और ना ही कोई फॉर्म फाइल होगा। मतलब डिक्लेरेशन सिर्फ इनको देनी है और इसी का ही फॉर्म फाइल होगा। सो अब अगर मैं बात करूँ ये डिक्लेरेशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। क्या क्या डिटेल्स कौन किसके बारे में मेंशन करेंगे। सो ये रजिस्टर ऑफ पार्टनर अभी हमने जैसे बात करा था, ये रजिस्टर ऑफ पार्टनर फॉर्म 4A में हमें मेंटेन करना है। ये सारी की सारी डिटेल्स जाएंगी, बेसिक्स डिटेल्स पार्टनर्स की, एंड देन ये सारी डिटेल्स। अभी हमने फॉर्म 4B पढ़ा। फॉर्म 4B हमें यहाँ पर किसको देना है? मिस्टर क्यू जो है फॉर्म 4B फाइल करेंगे, मतलब रजिस्टर्ड पार्टनर फॉर्म 4B XYZ लिमिटेड को देंगे। फिर से हम नोटिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर अगर इसका फॉर्मेट देखें, डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड पार्टनर। रजिस्टर्ड पार्टनर कौन है हमारे केस में? यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टनर है मिस्टर क्यू, राइट, who does not hold the beneficial interest in the contribution। अभी मैंने आपको बताया ना, बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है मिस्टर क्यू नहीं होल्ड कर रहे हैं। मिस्टर क्यू जस्ट रजिस्टर ऑफ पार्टनर में उनका नेम एंटर्ड है। मिस्टर क्यू का सिर्फ रजिस्टर ऑफ पार्टनर में नेम एंटर्ड है, बट बेनिफिशियल पार्टनर कौन है? मिस्टर आर हैं। सो यहाँ पर जो है हमने नेम ऑफ XYZ LLP मेंशन कर दिया, उसका रजिस्टर ऑफिस एड्रेस मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर पार्टनर की डिटेल आएगी। रजिस्टर पार्टनर कौन है हमारे केस में? मिस्टर क्यू। सो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे मिस्टर क्यू का नेम, मिस्टर क्यू का पेन नंबर एंड फोलियो नंबर इन द रजिस्टर ऑफ पार्टनर, एंड यहाँ पर कितने अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होल्ड करते हैं। यहाँ पर मिस्टर क्यू अपना नाम मेंशन करेंगे। एंड अब ये जो है बेनिफिशियल पार्टनर की डिटेल आ गई। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर जो P है, मिस्टर जो Q है, मिस्टर Q ये फॉर्म दे रहे हैं LLP को ये बताने के लिए कि मिस्टर R को मैंने बेनिफिशियल पार्टनर अपॉइंट करा है। सो यहाँ पर बेनिफिशियल पार्टनर की डिटेल आएगी, मतलब R की डिटेल्स मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है। सो नेम ऑफ द बेनिफिशियल पार्टनर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R का एड्रेस, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ
और यहाँ पर जैसे जो एप्लीकेबल है फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड देन ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी एंड मिस्टर आर का पेन नंबर। एंड अगर फॉरेन नेशनल है तो उसके केस में पासपोर्ट नंबर जाएगा। एंड फिर 4th नंबर में हमें डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेंशन करना है। मतलब ये बेसिकली 4 फील्ड हमें फर्दर इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में मेंशन करनी है, जिसमें हमारा नेचर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेचर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या वो पूरा का पूरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है या कुछ पार्ट में होल्ड कर रहा है, सो उसका बेसिकली हमें यहाँ पर नेचर मेंशन करना है। और डेट ऑफ क्रिएशन, जैसे मेरी 1 जुलाई को LLP बनी है, मैंने 1 जुलाई को रजिस्टर ऑफ पार्टनर में डेट मेंशन कर दी कि ये मेरे 2 पार्टनर हैं। बट लेटर ऑन मिस्टर जो क्यू थे, मिस्टर क्यू ने मिस्टर आर को अपॉइंट करा, लेट्स से 1 सितंबर को अपॉइंट करा। सो वो डेट ऑफ क्रिएशन जो हुआ है वो मुझे मेंशन करना है कि मेरा जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कब से क्रिएट हुआ है। एंड या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हमें एक रीज़न मेंशन करना है कि आपने मेरे को बेनिफिशियल इंटरेस्ट चुना क्यों है। आप अपने नाम पर भी तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेंशन कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर क्यू ने मिस्टर आर को क्यों अपॉइंट करा है बेनिफिशियल ओनर। ये भी बेनिफिशियल ओनर खुद हो सकते थे, मतलब रजिस्टर्ड एंड बेनिफिशियल ओनर बोथ, दोनों के दोनों खुद हो सकते थे। तो यहाँ पर हमें रीज़न मेंशन करना है कि ऐसा करने का रीज़न क्या है। अब रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट LLP के। सो जो भी आपका वैलिड एक रीज़न होता है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन लास्टली पर्टिकुलर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आपका कोई इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है बिटवीन दिस क्यू एंड आर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम चेंज के केस में करते हैं, अगर लेटर ऑन कुछ चेंज होता है तो हमें यहाँ पर चेंज का पर्टिकुलर्स मेंशन करना है। एंड यहाँ पर मिस्टर क्यू दे रहे हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर मिस्टर क्यू जो है वो साइन करेंगे बिकॉज ये मिस्टर क्यू की डिक्लेरेशन है। अब आते हैं या दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हमें एनक्लोजर मेंशन करना है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टनर एंड बेनिफिशियल पार्टनर। मतलब ये जो मिस्टर क्यू हैं और जो मिस्टर आर हैं वो दोनों के दोनों अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूली साइंड बाय देम वो इस LLP को इस फॉर्म के साथ, इस डिक्लेरेशन के साथ देंगे। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट जैसे अभी ऊपर हमने बात करी, सो वो इंस्ट्रूमेंट भी हमें इसके साथ एनेक्स करके देना है। अब हम डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल ओनर की बात करते हैं, जो कि हमें फॉर्म 4C में देना है। मतलब अब मिस्टर आर देंगे, जैसे मिस्टर क्यू ने मिस्टर आर की डिटेल को डिस्क्राइब करा फॉर्म 4V में। अब यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर आर जो है मिस्टर क्यू के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। सो दोनों बेसिकली एक दूसरे का डिक्लेरेशन दे रहे हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके और जो वो डिक्लेरेशन जा रही है वो सही रिस्पेक्ट में जा सके। यहाँ पर अगेन वही आर की डिटेल्स आ जाएगी, नेम ऑफ द LLP आ गया, एंड देन यहाँ पर आर अपनी डिटेल मेंशन करेंगे। एंड देन अगेन सेम चीज़, आर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, कितने अमाउंट के अगेंस्ट में हुआ है वो आ गया। एंड रजिस्टर्ड पार्टनर, मतलब अब हमें रजिस्टर्ड पार्टनर कौन है, क्यू। हमें यहाँ पर क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टनर क्यू, एंड देन उसका पेन। एंड अगेन ये सारी की सारी चीज़ें सेम है हमारी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम हैं। सो यहाँ पर 1-2 फील्ड्स चेंज है, जब आप पढ़ोगे और इसको फिल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा। एंड अगर कुछ चेंज होता है तो चेंज के डिटेल्स आपको 6 पर्टिकुलर्स में मेंशन करनी है। एंड देन मिस्टर आर जो है यहाँ पर अपने साइन करेंगे और यहाँ पर अगेन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो आपको इसके साथ लगाना है। सो आई थिंक आपको फॉर्म 4B और 4C फिल करना ईज़िली, मतलब अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे बहुत ईजी फॉर्म है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वैसे वैसे आपको फिल करना है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू रूल 22B। अभी हमने बात करा था यहाँ पर
गवर्निंग रूल 22A जो रजिस्टर ऑफ पार्टनर के बारे में बात करता है, रूल 22B डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, जिसमें मैं 4B और 4C में डिक्लेरेशन दी है। एंड देन थर्ड बात कर रहा है, जैसे हमारे पास डिक्लेरेशन आई, LLP हैज़ टू फाइल फॉर्म 4D विद ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। मतलब ये 4B और 4C डिक्लेरेशन अटैच करके फॉर्म नंबर 4D ये LLP ROC को फाइल करेगी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो एडिशनल फीस लगेगा ना, एडिशनल फीस इस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन से लगेगा। अगर आपने विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन ये फॉर्म नहीं फाइल करा तो आपके ऊपर बेसिकली LLP के ऊपर एडिशनल फीस इस फॉर्म में लगनी शुरू हो जाएगी। एंड देन लास्टली इस रूल का सबसे लास्ट रूल है, LLP हैज़ टू डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब इस सारे काम को करने के लिए किसी न किसी को इस LLP में आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, ROC को एक फॉर्म जाएगा, फॉर्म नंबर 4, जो हमारा नॉर्मली अपॉइंटमेंट सजेशन या चेंज के लिए एक हम फॉर्म फाइल करते हैं LLP में, वैसे ही यहाँ पर इस सारे कामों को कि कौन इन्फॉर्मेशन सीख करेगा, कौन फॉर्म फाइल करेगा, तो हम यहाँ पर एक पार्टनर को हम डेजिग्नेट करेंगे कि ये फला जो है पार्टनर जो है इस सारे काम को करेगा। और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे जितने भी, अगर हम ये फॉर्म नहीं फाइल करते मतलब डेजिग्नेट नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, जो लेट्स से मेरे इस LLP में 3 पार्टनर है तो तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस फॉर्म नंबर 4D और डिक्लेरेशंस के सारे कामों के लिए। तो बेसिकली रूल 22B बस यही बोलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फॉर्म्स यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी टाइमलाइन क्या है। वैसे तो अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि कौन सा फॉर्म, कौन सा डिक्लेरेशन, कौन से टाइमलाइंस के हिसाब से जाएगा, बट यहाँ पर फिर से एक बार ही समझते हैं कि इसमें इस रूल्स में बेसिकली जितने भी ये भी रूल्स जो हैं उसमें कौन कौन से हमारे फॉर्म्स हैं। सो पहले हमने पढ़ा फॉर्म 4 जो कि बेसिकली बात करता है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट करनी है, चेंजेस करनी है, मतलब ये वाला हमें डेजिग्नेट करने के लिए फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म 4 नहीं फाइल करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि जितने भी आपके पार्टनर हैं इस LLP में वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे सारे इस काम के लिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्म यूज़ जो हुआ है वो है 4A। अभी हमने जैसे डिस्कस करा ना, हर LLP को एक रजिस्टर ऑफ पार्टनर बनाना पड़ेगा एंड दैट इज़ ऑफलाइन, और इसकी जो डेट है अभी हमने स्लाइड नंबर 2 में डिस्कस करी थी। सो बेसिकली उस टाइमलाइन के दौरान हमें ये रजिस्टर ऑफ पार्टनर मेंटेन करना है। फिर है हमारा 4B और 4C। 4B और 4C अगेन वही डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड पार्टनर एंड डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल पार्टनर। एंड लास्टली फॉर्म नंबर 4D। 4D LLP फाइल करेगी विद द अटैचमेंट 4B एंड 4C within 30 days from the date of declaration. Yes, the most important thing, non-compliance. अब कोई LLP इस फॉर्म को फाइल नहीं करती तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी LLP पर। अगर जनरली एक्ट देखेंगे ना, एक्ट में कोई स्पेसिफिक इस सेक्शन को लेके पेनल्टी मेंशन नहीं करी है। सो होता क्या है, अगर किसी भी एक्ट में कोई पेनल्टी मेंशन नहीं करी जाती तो एक जनरल पेनल्टी का क्लॉज होता है वो अप्लाई होता है। सो यहाँ पर भी LLP एक्ट में भी क्या है, देर इज़ अ क्लॉज, देर इज़ अ सेक्शन विच इज़ सेक्शन 74। सो वो बेसिकली इस केस में अप्लाई होगा। सो व्हेन देर इज़ नो पेनल्टी इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 23 ऑफ LLP एक्ट 2008 और रूल्स देयर टू, hence section 74 which is general penalties of LLP Act 2008 shall apply. This section shall apply where no penalty is given for contravention of any of the provision of the act or rules thereto. मतलब LLP में किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन के अगेंस्ट में कोई भी अगर पेनल्टी नहीं मेंशन करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेक्शन 74 की पेनल्टी अप्लाई हो जाएगी। अब
क्या बोलता है ये सेक्शन 74? सेक्शन 74 में जो पेनल्टी कैलकुलेट कर रखी है, मतलब लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट हुआ है अमेंडमेंट एक्ट 2021 के हिसाब से आपकी जो पेनल्टी रहेगी वो रहेगी पेनल्टी ऑफ 5000 रुपीज़ फर्स्ट पेनल्टी, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू, एंड द मैक्सिमम जो इस केस में लगेगी वो लगेगी 1,00,000 रुपीज़ अगर ये कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन होता है तो। सो ये जो दोनों पेनल्टी है ना आपकी एप्लीकेबल होगी एलएलपी के ऊपर भी, पार्टनर के ऊपर भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी, या अगर कोई और भी पर्सन है जिसको आपने इन डिफ़ॉल्ट ठहरा रखा है। सो दिस वाज द नॉन कंप्लाइंस ऑफ नॉट अडेयरिंग द सेक्शन 23 एंड रूल 22A-B। सो आपको ये फॉर्म टाइमली फाइल करना है। सो आइए समझते हैं एक बारी फॉर्म 4D भरा कैसे जाएगा, कौन कौन से डिटेल्स होंगी, फटाफट से देख लेते हैं। ये अभी हमने डिक्लेरेशन बात करी, ये हमारा है फॉर्म नंबर 4D। सो हमारे वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं जिसमें हमने XYZ LLP को लिया था। यहाँ पे मैं XYZ LLP का नेम मेंशन करूँगी। जैसे ही नेम मेंशन करूँगी मेरा एड्रेस एंड ईमेल प्रीफिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनर फॉर हुम द फॉर्म इज़ बीइंग फाइल्ड। अगर आपको 2 लोगों के लिए, 2 रजिस्टर्ड पार्टनर के लिए फॉर्म फाइल करना है, सो दो यहाँ पर मेंशन करने हैं। अकॉर्डिंगली आपकी जो नेक्स्ट फील्ड होगी वो जनरेट हो जाएगी। सो जैसे ही आपकी नेक्स्ट फील्ड जनरेट होगी, लेट्स से 2 होता है तो 2 फील्ड जनरेट होगी, तो 2 फील्ड का आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन वी हैव डिक्लेरेशन मेड अंडर रूल 22B। अभी हम जैसे पढ़कर आए थे ना कि हमारी 2 डिक्लेरेशन जाएगी, एक हमारी डिक्लेरेशन जाएगी, वापस आते हैं रूल पर। रूल 22B में हमारी 2 डिक्लेरेशन है यहाँ पर, मतलब आपको ये सेलेक्ट करना है, फर्स्ट है आपका या सेकंड है। सो अब जब आप फॉर्म बनाएंगे वेब फॉर्म, यहाँ पर आपको ये दोनों दिखेगी। सो ये दोनों में से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी वो आपको मेंशन करनी है। एंड देन डेट ऑफ सच क्रिएशन, किस दिन आपकी ये डिक्लेरेशन मतलब बेसिकली ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है क्रिएट हुआ है वो डेट मेंशन करनी है। जब आपको पी और क्यू ने ये डिक्लेरेशन भेजी, जिस दिन आपको रिसीव हुई वो डिक्लेरेशन, वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड देन अगेन अमाउंट, एंड यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनर। ये हमारा जो डिटेल्स था, ये डिटेल्स जा रहा था अभी डिक्लेरेशन को लेके कि कब आई है, क्या अमाउंट है, ये एक कॉमन डिटेल्स है जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो बोल रहा है पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनर। अब आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है रजिस्टर्ड पार्टनर और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। जैसे अभी हमने हमारे एग्जांपल में देखा था, हमारे केस में रजिस्टर्ड पार्टनर कौन था, मिस्टर क्यू था। सो ज़रूरी नहीं है ना मिस्टर क्यू ऑलवेज बी योर रजिस्टर्ड पार्टनर, देयर कैन बी चांस कि मेरी ABC प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पार्टनर हो सकती है। सो अगर मेरी ABC प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पार्टनर होगी तो मैं यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट सेलेक्ट करूँगी। मेरे केस में मिस्टर क्यू है तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगी। सो जैसा मेरा केस होगा उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर टाइप ऑफ सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगी। सो अभी मेरे केस के हिसाब से चलते हैं। मेरे केस में इंडिविजुअल है मिस्टर क्यू, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल का सेलेक्ट करूँगी ये ऑप्शन। एंड देन बिकॉज ये इंडिविजुअल है तो मैं उसके हिसाब से इनकम टैक्स पैन या पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पर इनकम टैक्स पैन डालेंगे मिस्टर क्यू का, नेशनैलिटी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे मिस्टर क्यू की, एंड मिस्टर क्यू का जो एड्रेस है ये सारा का सारा मिस्टर क्यू की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ईमेल आईडी हो गया, मिस्टर क्यू के फादर्स का नेम। यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल्स ऑफ नॉमिनी उसी केस में आएगा जहाँ पर जैसे ही मैं बॉडी कॉर्पोरेट सेलेक्ट करती हूँ
तो डिटेल्स ऑफ नॉमिनी आपको इंडिविजुअल के केस में फिल नहीं करना है। तो जैसे ही मैं बॉडी कॉर्पोरेट सेलेक्ट करूँगी, फिर मेरे लिए ये वाले जो ऑप्शन है ये वाले फिल करने कंपलसरी हो जाएंगे। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे कौन नॉमिनी है जो बेसिकली एक्ट कर रहा है। सो मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ नॉमिनी के केस में जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट ऊपर सेलेक्ट करूँगी तभी मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ नॉमिनी, डेट ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर्ड, ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये मेरे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी हमने ऊपर देखा, अभी हम जो डिटेल्स भर कर आए हैं ये हमारी किसकी डिटेल्स थी, सारी की सारी रजिस्टर्ड पार्टनर की। रजिस्टर्ड पार्टनर का मतलब मैंने अभी क्यू की डिटेल्स फिल करी हैं। अब हम आते हैं फॉर्म पर। रजिस्टर्ड पार्टनर मतलब मिस्टर क्यू की डिटेल्स मेरी फिल हो चुकी हैं। अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ बेनिफिशियल पार्टनर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, आपको इस फॉर्म में दोनों की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। यहाँ पर एलएलपी के पास फॉर्म 4B भी आया था, फॉर्म 4C भी आया था, सेपरेटली एलएलपी को रिसीव हुआ। बट फॉर्म 4D में क्या करना है, आपको ये मर्ज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आरओसी को सबमिट करनी है। तो अभी जैसे हमने ऊपर मिस्टर क्यू के बारे में, जो कि रजिस्टर्ड पार्टनर है, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करी है। यहाँ पर हम मिस्टर आर के बारे में मेंशन करेंगे क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा बेनिफिशियल पार्टनर है। सो मिस्टर आर के बारे में, बिकॉज ये मेरा इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल मेरा इंडियन है तो मेरे को इनकम टैक्स पैन के थ्रू इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मतलब इनकम टैक्स पैन डालकर एंड बाकी बेसिक डिटेल डाल के। अगर फॉरेन नेशनल है तो मुझे पासपोर्ट सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो जैसे मैंने इनकम टैक्स पैन डाला, यहाँ पर मैं इनकम टैक्स पैन डालूँगी, वेरीफाई करूँगी, एंड मिस्टर क्यू का नाम, मिस्टर क्यू की नेशनैलिटी, मिस्टर क्यू का एड्रेस, एंड देन उसके बाद अगेन वही बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी मिस्टर क्यू की, सॉरी मिस्टर आर की, एंड यहाँ पर डेट ऑफ क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अभी जैसे हम ऊपर मेंशन करा था रजिस्टर्ड पार्टनर के केस में कि किस दिन हमारा क्रिएट हुआ है, सो वही सेम डेट यहाँ पर हमको मेंशन करनी है। और ये यहाँ पर नेचर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब कितने एक्सटेंट तक आप ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो पोजेस करते हो इस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए, सो वो हमें मेंशन करनी है। एंड देन डिक्लेरेशन हमें रूल 1 में अटैच करनी है, डिक्लेरेशन सब रूल 2, यही वाला ऊपर आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है और आपको ये कंपलसरी अटैचमेंट है, ये आपको कंपलसरी अटैचमेंट लगा के एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर से फॉर्म साइन करा के ये आपको फॉर्म फाइल कर देना है आरओसी के पास विदिन 30 डेज। Within 30 days from which date? From the date when you receive the declaration, मतलब LLP receive the declaration. So this was all about this LLP form 4D। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अगली मेरी वीडियोस ताकि रिसीव हो सकें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है, शायद मिनिस्ट्री आई थिंक इस चीज़ को टेकन केयर करेगी लेटर ऑन। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेट यस। सो ये जो डिक्लेरेशन है रजिस्टर्ड पार्टनर जो दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टनर कैन बी अ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, सेम अप्लाई टू द बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। 4C में अगर हम जाएंगे
4C में हमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर की डिटेल देनी है। अगर आप ये वाली फील्ड देखेंगे, यहाँ पर हमें मेंशन कर रखा है बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब हमें नंबर मेंशन करना है। अगर इंडिविजुअल होगा तो पैन नंबर, अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो उसका हमें बेसिकली सिन नंबर मेंशन करना है या कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर। बट अगर हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म में अगर हम जाते हैं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं बेनिफिशियल पार्टनर की, बेनिफिशियल पार्टनर, कहाँ गया बेनिफिशियल पार्टनर, यस, पर्टिकुलर ऑफ बेनिफिशियल पार्टनर। पर्टिकुलर ऑफ बेनिफिशियल पार्टनर अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एंट्री कर सकते हैं इंडिविजुअल्स की, मतलब इनकम टैक्स पैन के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल एंटर हो सकता है या फिर पासपोर्ट। सो अगर मेरा बेनिफिशियल पार्टनर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में मेरे लिए फॉर्म फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं डिक्लेरेशन में बात करूँ, डिक्लेरेशन में सिन का मेंशन कर रखा है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, एनी अदर रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ये एक छोटा सा लॉकुना है जो मुझे फील हुआ, मे बी शायद लेटर ऑन दिस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय मिनिस्ट्री, बिकॉज एलएलपी में अभी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को लेके कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन मेंशन नहीं करी है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी में स्पेसिफिकली सेक्शन 89(10) में इसको डिफ़ाइन करा हुआ है। अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर कैटर हुई हैं। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। तो आई थिंक दिस विल बी कैटर्ड बाय MCA लेटर ऑन। सो आई विश आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट यू विल बी कीप रिसीविंग द नोटिफिकेशन। So thank you everyone.